इज रसिया डाइंग, या रसिया फिर से टूट जाएगा? आखिर अब क्यों माना जा रहा है कि रसिया यूक्रेन से भी हार जाएगा? अमेरिका ने रसिया को तोड़ने का जो प्लान बी बनाया है वो क्या है? आखिर क्यों कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रसिया अब बस चंद दिनों का ही मेहमान है? क्या रसिया के पास अब केवल न्यूक्लियर अटैक का ही रास्ता बचा है? आखिर क्या कारण है रसिया पीछे हटने को मजबूर है? आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अवाना और आज की इस केस स्टडी में हम इन्हीं सवालों को डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। रसिया की इकोनॉमी, उसकी डिफेंस पावर और ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये इस वॉर की ऐसी डायमेंशन है जिन्हें समझे बिना इस वॉर की जो बारीकियां हैं उनको नहीं समझा जा सकता। क्या आपको पता है कि यूएस की जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर की है और चाइना की जीडीपी अप्रोक्स 17 ट्रिलियन डॉलर की है, और यहाँ तक कि इंडियन जीडीपी भी अप्रोक्स 3.2 ट्रिलियन है। लेकिन क्या आपको पता है कि रशियन जीडीपी कितनी है? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, ओनली 1.7 ट्रिलियन डॉलर। इट मीन्स कि रशियन जीडीपी इंडियन जीडीपी का लगभग आधा है। इन सिंपल वर्ड, रसिया कोई अमीर देश नहीं है। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। यूएस अपनी आर्मी पर लगभग 800 बिलियन डॉलर खर्चता है, उसके बाद चाइना 293 बिलियन डॉलर और इंडिया भी अप्रोक्स 77 बिलियन डॉलर खर्चता है, और रसिया तो यूके से भी नीचे है, ओनली 66 बिलियन डॉलर हर साल अपनी आर्मी पर खर्चता है। अब यूक्रेन की जीडीपी लगभग 0.2 ट्रिलियन डॉलर है और वो अपनी आर्मी पर अप्रोक्स 5 बिलियन डॉलर खर्चता है। लेकिन पूरे वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से अब तक यूक्रेन को 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की मदद मिल चुकी है और अभी भी मिलती जा रही है। अब ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि कोई भी वॉर बिना फंडिंग या पैसों के नहीं चल सकती, जबकि रसिया को ऐसी फंडिंग कहीं से नहीं मिल रही है। इसलिए इस वॉर का सबसे ज़्यादा दबाव रसिया के ऊपर है और रशियन इकोनॉमी इस दबाव को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सह पाएगी। यह बात बिल्कुल सही है कि रसिया डिफेंस के फील्ड में एक सुपर पावर है। रसिया के पास बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, टैंक, सुपरसोनिक मिसाइल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो उसे सुपर पावर बनाती है। लेकिन आपको इस फैक्ट को भी समझना पड़ेगा कि एक एक मिसाइल को बनाने में मिलियंस डॉलर का खर्च आता है। लेकिन क्या रशियन इकोनॉमी इस खर्च को वहन कर पाएगी? देखिए, इजराइल के एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप हमास को पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम है जो हमास द्वारा छोड़े गए रॉकेट को हवा में ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमास फिर भी कई हज़ार रॉकेट इजराइल पर छोड़ देता है, क्योंकि हमास को पता है कि एक छोटा सा रॉकेट बनाने में केवल हज़ारों रुपये का खर्च आता है, लेकिन एक रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम की एक एक मिसाइल पर करोड़ों रुपये का खर्च आता है। इससे इजराइल की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब आप खुद सोचिए, रसिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी इकोनॉमी। इसलिए यूक्रेन स्ट्रिंगर जैसे छोटे और सस्ते हथियारों से रसिया के मल्टी बिलियन डॉलर्स के हेलीकॉप्टर्स तक को गिरा देता है, और उन्हें चलाना भी आसान है। केवल एक फौजी अपने कंधों पर रखकर उसे चला सकता है। यूक्रेन तो खुद चाहता है कि रसिया अपनी बड़ी बड़ी मिसाइल यूज करे ताकि रशियन इकोनॉमी जल्दी कंगाल हो जाए। और वैसे भी यह एक गोरिल्ला वार है जिसमें बड़े बड़े मिसाइल उतने सफल नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उन्हें चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा है। और ख़ास बात यह भी है कि यह वॉर यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही है, जिसका यूक्रेन को काफ़ी एडवांटेज है। इससे उन्हें आसानी से बैक सप्लाई मिल जाती है और छिपने के लिए जगह भी। लेकिन रसिया के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं, इसलिए ऐसी गोरिल्ला वार रसिया के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए रसिया ने अपने आप को कीव से पीछे हटाकर कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित कर लिया है ताकि उसका खर्च कम हो सके। इसीलिए पूरी वेस्टर्न कंट्रीज रसिया पर स्विफ्ट जैसे बड़े से बड़े सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रही हैं ताकि रशियन इकोनॉमी को चारों तरफ से घेरा जा सके। ना ही रसिया कोई बड़ी मार्केट है और ना ही वहाँ कोई ऐसी बड़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसीलिए दूसरे देशों की रसिया पर डिपेंडेंसी तुलनात्मक रूप से कम है। रसिया केवल ऑयल और गैस का बड़ा सप्लायर है, और केवल इसीलिए यूरोपियन यूनियन की बहुत हद तक रसिया पर डिपेंडेंसी है। अभी हाल ही में यूएसए ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर बॉम्बिंग करके इसे कम करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन की ज़रूरत है उसे रसिया से दूर नहीं जाने देती। और शायद यही कारण है कि सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच रसिया को लेकर एक मजबूत आम सहमति नहीं बन पा रही। लेकिन आने वाला समय बदलेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपनी इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है
और भारत को भी बहुत तरह की डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल डील दी जा रही है। इसीलिए अभी के लिए केवल चीन, भारत और ईरान जैसे देश ही रसिया को बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर कब तक रसिया को ये सपोर्ट मिलेगा, यह भी एक सवाल है। खैर, वेस्ट के देशों की लॉबी ज़्यादा अमीर है, जो यूक्रेन को पैसा और हथियार दोनों की मदद कर रहे हैं, लेकिन रसिया के पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं। इसीलिए रसिया इस वॉर में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। वो एक मूवीज़ का डायलॉग है ना, सारा खेल पैसे का है बाबू भैया। खैर, सच में ये सारा वॉर पैसों पर ही आकर रुकता हुआ दिखाई देता है। यूएसए के पेंटागन से ऐसी कई रिपोर्ट लीक हुई हैं जो इशारा करती हैं कि यूएसए रसिया की हाइपरसोनिक और स्पेस जैसी टेक्नोलॉजी को लेकर चिंतित है। इसलिए भविष्य में रसिया ऐसी तकनीक तक ना पहुंच पाए, इसलिए यूएसए ने एक प्लान बनाया है जिसमें बड़े बड़े रशियन साइंटिस्ट को यूएस अपने यहाँ जोड़ देगा। आखिर अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये साइंटिस्ट ऐसा क्यों करेंगे। देखिए, सिंपल सा फंडा है। यूएस की ओपन लाइफ और पैसा अच्छों को लालच दे सकता है। इन सिंपल वर्ड, यूएसए रसिया का माइंड ट्रेन करना चाहता है। अब यूएस इसमें कितना सफल हो पाएगा, देखने वाली बात होगी। खैर, फाइनली अब सवाल खड़ा होता है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी हाल ही में फिनलैंड को भी नाटो में शामिल कर लिया गया। अब नाटो की सेना मॉस्को के और करीब तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब कुछ एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि वेस्ट ब्लॉक रसिया को कुछ ज़्यादा ही पुश कर रहा है, जिससे रसिया खुद बिखरने की कगार पर आकर खड़ा हो जाएगा। इस सिचुएशन में रसिया के पास न्यूक्लियर वेपन यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूएसए या नाटो बीच में आएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम वियतनाम और अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो को भागते हुए देख चुके हैं। खैर, यूक्रेन और रसिया के बीच जितना जल्दी हो सके समझौता हो जाए, यही पूरी दुनिया की सेहत के लिए अच्छा है और भारत इस काम में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपका इस विषय में क्या विचार है, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।